यह वासना जगत है। यहाँ पे सत्य की कभी जीत नहीं हो सकती। आज इस पर बिल्ड करेंगे। इस जगत में सबसे उत्तीर्ण और सबसे प्रथम श्रेणी पर जो कुछ भी आएगा वो आएगा वासना। हमेशा वासना की ही जीत होगी। हम चेष्टा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि भाई वासना ना जीते, सत्य जीत जाए। और इसी सत्य और वासना की जो लड़ाई है, इसी में हम सिमट के रह गए हैं। एक आदमी है, सत्य का वार है, एक तरफ वासना का वार है, लेकिन अंतिम जो जीतेगा वो वासना। तो सत्य कभी जीत ही नहीं सकता इस पूरे के पूरे विश्व में। वासना मतलब डिज़ायर, द डिज़ायर ऑफ सेक्स, द डिज़ायर ऑफ अचीवमेंट, द डिज़ायर ऑफ पावर, द डिज़ायर ऑफ respect, the desire of money, any kind of desire, the desire of establishment, the desire of creativity, any kind of desire is the most important desire of all time. And for human beings, the only maqsad, the only lakshya is desire. That's it. We are born to fulfill desire. This entire jagat is desire jagat, वासना जगत। अब इसको हम साबित करेंगे, क्योंकि अब मैंने बीज डाल दिया है। अब मेरा काम है इसको आपको साबित करना, क्योंकि आपको सब कुछ प्लेट में परोस के चाहिए। जब इंसान मरता है तो उसको कैसे याद किया जाता है? एक डॉक्टर मरा, उसका अंतिम संस्कार हुआ, उसके बाद कुछ दिनों में शोक करने के बाद लोगों ने उसके बारे में एक सभा रखी, जहाँ पे उसके बारे में बात हुई। जो भी बात हुई वो बात हुई कि 135 सक्सेसफुल ऑपरेशन किए, कितना अच्छा डॉक्टर था, कितना अच्छा सर्जन था, देखो कितना कमाया था, कितना ये किया था, कितना वो किया था। जो भी है मेटेरियलिस्टिक अचीवमेंट उसकी बात होती है। आप जब मरेंगे तो आपके मेटेरियलिस्टिक अचीवमेंट की बात होती है। वास्तविकता में उस डॉक्टर ने अपने आप को समझा था, उसने आंतरिक जगत को समझा था, उसने अपनी स्वास्थ्य को जीता था। वो हमेशा स्वास्थ्य पूर्ण होके रहा, उसका स्वास्थ्य हमेशा पारंगत रहा। उसने पारंगत या उसने जीत हासिल करी अपने स्वास्थ्य पर, उसने जीत हासिल करी अपने मन पर। लेकिन इसकी बात नहीं होती है। बात होती है कि डॉक्टर अच्छा था। तुम वही देखते हो जो तुम अंदर से हो। इस दुनिया में तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण वासना है, तो तुम वासना देखते हो। जब तुम मरोगे तो तुम्हारे अचीवमेंट्स के बारे में बात होगी, मेटेरियलिस्टिक अचीवमेंट। घूम फिर के ये मटेरियल वर्ल्ड है, तो यहाँ पे मटेरियल पे ही बात होती है, सत्य की बात नहीं होती। डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को काटा जा रहा है, वन विभाग परेशान है, पशुओं को मारा जा रहा है अपने डिज़ायर को पूरा करने के लिए। मरते हैं मरे लोग, हमारी बिल्डिंगें बननी चाहिए। उससे क्या होगा? हम और मकान बेचेंगे, उससे क्या होगा? पैसा आएगा, उससे क्या होगा? खुशी मिल जाएगी। तो इस जगत में कभी भी आप देख लो, चाहे कंट्री में आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स उठा के देख लो, कुछ भी उठा के देख लो, आखिरी में सत्य ही पराजित होता है। लोग कहते हैं सत्य परीक्षा कर सकता है पर सत्य हार नहीं सकता। वेल, ये किस कंटेक्स्ट में कहा गया, पहले इसको समझने का प्रयास करें। सत्य यह है कि दुनिया मरेगी। सत्य यह है कि ब्रह्मांड को घंटा कोई लेना देना नहीं है तुम्हारी सक्सेस से। सत्य यह है कि जब इंसान मरेगा तो उसने जो कुछ भी किया उसकी कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। चाहे कोई इंसान हो, चाहे कोई एलियन हो। एलियन भी ये सोच सकता है कि देखो हमने वार्म होल कॉन्कर कर लिया, हमने स्पेस एंड टाइम को वॉर्प कर लिया,
हम डिस्टोर्ट करके स्पेस एंड टाइम को इधर उधर जा सकते हैं। देखो हमने यूनिवर्स को कॉन्कर कर लिया, पर यूनिवर्स की ताकत के आगे कोई भी एलियन नहीं, कोई भी मनुष्य नहीं, कोई एलियन नहीं। तो अगर मनुष्य भी ये सुन रहे हैं तो ध्यान से सुने, इस जगत में सिर्फ वासना की जीत होती है। तुम अगर लोगों की वासनाओं को रखते हो तो लोग तुम्हें वो देते हैं जो तुम्हें चाहिए। तुम्हारी शादी, तुम्हारा विवाह ही होता है कि तुमने लोगों की वासना को रखा हुआ है। तुम एक डॉक्टर हो, तुम्हारी शादी हो जाएगी। शादी में यही देखा जाता है, विवाह में यही देखा जाता है कि ये कितना है इसके पास। क्या देखना चाहिए? स्वास्थ्य कैसा है, चरित्र कैसा है, व्यक्तित्व कैसा है, वो सब नहीं देखा जाता। क्या देखा जाता? जैसे ज़माना पहले देखा जाता था, क्योंकि सात्विक युग से हम काल युग पे आ रहे हैं। तो पहले तो जब मैं था तब मुझे भी नहीं पता कब देखा जाता था, लेकिन पिछले 200-300 साल में तो मैंने देखा नहीं देखा जाता है, व्यक्तित्व नहीं देखा जाता। हाँ, कुछ लोग, कुछ ऐसी लड़कियां हैं, कुछ ऐसे लड़के हैं जो व्यक्तित्व देखते हैं कि इस आदमी के साथ मैं रहूंगी क्योंकि इसका व्यक्तित्व अच्छा है, पर्सनैलिटी अच्छी है, चरित्र अच्छा है। नहीं, ये सब नहीं देखा जाता है। क्या देखा जाता है कि ये व्यक्ति मेरी वासनाओं को कितना उपलब्ध कर चुका है, कितना पारंगत कर चुका है, तो मैं इसको अपनी बेटी दे दूंगा, मैं इसको अपनी बेटी दे दूंगा। और पुरुष क्या देखता है? वासना देखता है। ये लड़की सुंदर है, बीए पास है, 12वीं पास है, लेकिन सुंदर बहुत है। इसके जो स्तन है ना, वो बहुत सुडैल है, इसके कूल्हे बहुत अच्छे हैं, इसकी कमर बहुत लचकदार है। तो क्या करेंगे? जब संभोग करेंगे तो मजा आएगा, तो इससे शादी कर लेता हूं, भले ही मैं करोड़पति हूं और ये 12वीं पास है, लेकिन सुंदरता में इसका कोई अस्तित्व कहीं है नहीं किसी का इसके आसपास भी। और बाकी लड़कियों से भेदने के बाद इस लड़की के अंदर जो वासना है, वो वासना मुझे चाहिए। तो पुरुष देखता है वासना, स्त्री देखती है वासना, स्त्री का जो पिता है वो भी देखता है वासना। ये वासना जगत है और जीत वासना की ही होती है। अंत में आप जैसे जैसे अगर आप स्कैन करते जाएं, ऑब्जर्व करते जाएं, तो वासना की ही जीत हो रही है। हर समय जैसे जैसे साल आगे बढ़ते जा रहे हैं और वासना जीत रहा है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं? इससे हम ये कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में वासना की वजह से ही विनाश होगा, और हो ही रहा है। जितना विनाश हो रहा है, जितना मनुष्य विनाश कर रहा है, वो वासना की वजह से ही कर रहा है। वासना मतलब क्या? सेक्स नहीं, वासना मतलब बर्निंग डिजायर, द डिजायर ऑफ मटेरियल, दैट इज वासना। द डिजायर ऑफ experiences, the desire of sensory pleasures is vasana. Any kind of sensory pleasure, not just sex. तो जीतता वासना ही है। आप जहां जाओगे वहां वासना जीतेगी। जितने आप अच्छे दिख जाओ, लेकिन अगर आपके पास वो नहीं है जो लोगों की वासना है। लोगों की वासना क्या है? कि आपके पास पैसा होना चाहिए, तो लोग आपको तवज्जो नहीं देंगे। आप अच्छे दिख रहे हो, आप अपने बालों को सही कर रहे हो, अपने चेहरे पे क्रीम लगा रहे हो, पाउडर लगा रहे हो, हर्बल ट्रीटमेंट्स ले रहे हो, आपका चेहरा अच्छा है, उसकी कोई तवज्जो नहीं है। आपका स्वास्थ्य अच्छा है, उसका कोई तवज्जो नहीं है। ये वासना का जगत है। यहां पे सत्य कभी नहीं जीत सकता। लोग सोचते हैं कि सत्य रुक सकता है, पर सत्य कभी हार नहीं सकता। क्या बोलते हैं वो डायलॉग क्या है? सत्य परीक्षा कर सकता है पर सत्य कभी। मैं कहता हूं कि सत्य हारेगा ही हारेगा। आप पिछले 10,000 साल की इतिहास उठा के देख लीजिए। 10,000 साल पहले सत्य कितना हारता था और 10,000 साल बाद सत्य कितना हारता है, वो देख लीजिए। कलयुग में देख लीजिए कितना सत्य हार रहा है। तो हम इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हैं कि सत्य जीत नहीं सकता है? अगर हम इसको एक्सेप्ट करके चलें और चेष्टा करें सत्य को जिताने की,
चेष्टा, कोशिश, ट्राई करना आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि इसको एक्सेप्ट कर ले तो बैठ जाए। ये एक लड़ाई है, और एक ऐसी लड़ाई है जिसे हमें हारना ही हारना है। लेकिन फिर भी हमें लड़ना है। क्यों? क्योंकि हम कुछ समय के लिए वासना की जीत को टाल सकते हैं। अगर वासना पूरी तरीके से जीत जाएगी तो ये विनाश हो जाएगा। तो हम थोड़ा लड़ रहे हैं जिससे थोड़ा लेट आए। तो इसी वजह से आप देखोगे ये जो मेरे सेशंस हैं, या संदीप महेश्वरी के सेशंस हैं, या किसी ओशो के सेशंस हैं, किसी के भी सेशंस हैं, वो सेशंस किसी के ऊपर काम नहीं करते हैं। बस ये है कि कुछ लोग आज़ाद हो जाते हैं, मुक्ति की तरफ आ जाते हैं। तो उन लोगों की वजह से संसार थोड़ा परीक्षा करके विनाश पे आएगा। तो अंतिम जो घड़ी है, अंतिम जो लक्ष्य है संसार का, वो वासना है। इनफैक्ट ये वासना जगत ही है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे जानवरों में भी वासना ही है। हम सिर्फ इंसानों में वासना नहीं देखना चाहते हैं, हमें जानवरों में भी वासना देखने का प्रयास करना पड़ेगा। वो वासना क्या है? वासना है मुझे खाना है, मुझे जीना है, मुझे सरवाइव करना है, मुझे लड़ना है। उसके चक्कर में मैं एवोल्यूशन में क्या क्या चीज़ें उपलब्ध कर चुका हूँ ब्रह्मांड से। एक तितली है, कहीं अगर कोई पेड़ की पत्ती पड़ी है तो आपको समझ नहीं आएगा कि इसमें से तितली कौन है और पेड़ की पत्ती कौन सी पड़ी हुई ज़मीन पे। इस तरीके की डिटेल है। डिफेंस मैकेनिज्म देखिए, एक सांप है, एक मेढक है, वो कैमोफ्लेज हो जाता है, यानी हरी पत्ती के नीचे वो आ जाता है। पता ही नहीं चलता किसी भी पक्षी को कि यहाँ पे मेढक बैठा हुआ है। एक चिड़िया है जो लात मारती है अपने बच्चों को, नीचे गिरते हैं। एक चिड़िया है जो अपने बच्चों को जब उड़ना सिखाती है और बच्चे उड़ना सीखते हैं, नीचे कूदते हैं, तो साथ में माँ बाप ही नहीं बाकी रिश्तेदार भी कूद जाते हैं कि हमारा लड़का या इनका लड़का, ये जो चिड़िया है, छोटी चिड़िया, वो मरे नहीं। एक चिड़िया है जो लात मार के नीचे गिरा देती है कि खुद ही जाओ जाओ, स्वतंत्र हो जाओ, नहीं तो मर जाओ। और एक चिड़िया है जो लात मारती है लेकिन साथ में खुद भी कूद जाती है और बाद में और भी सारे सहायक कूद जाते हैं। वो आदमी मरना नहीं चाहिए। ये है ब्रह्मांड। इस ब्रह्मांड में वैरायटी इतनी है, डिफरेंशिएशन इतना है कि आप सोच भी नहीं सकते कि बिहेवियर्स में, अपीयरेंसेस में, फंक्शनैलिटीज़ में, इंटरनल स्ट्रक्चर में, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में, आचरण में, मूवमेंट्स में, फ्लाइंग पैटर्न्स में कितना अलग 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 और भिन्न है ये पूरा जगत। लेकिन अल्टीमेटली क्यों है? वासना के लिए। एवोल्यूशन क्यों है? वासना के लिए। वासना फॉर सर्वाइवल। द डिफेंस इज देयर। सो ये जगत में भी, जानवरों में भी काम करता है। वासना का जगत है ना। पेड़ पौधों में भी वासना का जगत है। वो पेड़ मुझे मार नहीं सकता, उसके लिए मैं डिफेंस मैकेनिज्म पैदा करूंगा, और उसका भी अपना डिफेंस मैकेनिज्म। आपस में दोनों लड़ रहे हैं सर्वाइव करने के लिए। और वही चीज़ इंसानों में आ जाती है ट्रांसलेट होके। वहाँ पे सर्वाइवल ऑफ लाइफ है, यहाँ पे सर्वाइवल ऑफ लाइफ है। लेकिन वहाँ पे जो वासना है वो सिर्फ खाना है। यहाँ पे वासना अनलिमिटेड फोल्ड्स एक्सपैंड हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे वासना खाना नहीं है। खाने की वासना होती है तो हम जानवर के स्तर पे, जैसे ही पेट भरता है उसके बाद जो वासना आती है वो इंद्रियों की वासना आती है। वो मन परेशान करना चालू कर देता है। उससे पहले मन परेशान नहीं करेगा आपको। जब आपका पेट भरा रहेगा तब मन परेशान करेगा, तब वासना आती है। तो ये पूरा का पूरा संसार जो है, इसमें सत्य की बातें होती हैं लेकिन असत्य ही जीतता है अंतिम श्रेणी में। और इस असत्य की जीत से विनाश होता है, असत्य से विनाश नहीं होता है। ध्यान रखना, असत्य जब जीत जाता है तो उससे विनाश होता है। एक जगह हाईवे बन रहा है तो वासना जीत गई है तो जानवर मर गए हैं, इकोसिस्टम ढह गया है, ब्रीदिंग ऑक्सीजन गिर गई है, उससे और जानवर प्रजातियां मर गई हैं। इंसानों पर भी इसका असर होता है।
तो कहीं भी कोई भी वासना जीतेगी तो वहां पे विनाश होगा। ध्यान फिर से सुनना, बहुत बड़ी बात कह गया हूं। छोटी से छोटी वासना अगर आपकी जीतती है तो एक विनाश होता है आपके अंदर। अगर आपकी खाने की वासना जीतती है तो भी विनाश की तरफ आप आगे बढ़ते हो। क्यों? क्योंकि अब मन खाली हो गया है। अभी तक खाना पीना, खाना पानी, अब बेसिक सर्वाइवल क्लियर हो गया, तो मन आ गया बीच में। तो अब मन विनाश करेगा आपका। वो क्या करेगा? इंद्रियों की तरफ भगाएगा आपको और सांसारिक उपलब्धियों की तरफ भगाएगा। इसके अलावा और क्या है? इंद्री और संसारी मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट्स, यानी क्रिएटिविटी, यानी इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, बिल गेट्स। और एक तरफ है सड़क का कहीं कोई शराबी, कहीं कोई रेपिस्ट, कहीं कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाला, खाने पीने करने वाला, नशे करने वाला, और एक तरफ है बिल गेट्स। इसके अलावा कोई दुनिया में कुछ होता है? मुझे बता दो। क्रिएटिविटी, AR रहमान, अरिजीत सिंह, शाहरुख खान, बिल गेट्स। इसके अलावा कहीं कुछ है? ये डुअलिटी के अलावा इसके अलावा दुनिया में कुछ है? मुझे ये बताओ। एक है कि आपने क्रिएटिविटी को जीत लिया है तो आप संसार में ऊपर उपलब्धि आ जाएगी, पैसा आ जाएगा, शोहरत आ जाएगी, नेम आ जाएगा, फेम आ जाएगा, मनी आ जाएगा, पावर आ जाएगा। और एक है कि आप इंद्री की तरफ बढ़ते चले जा रहे हो। नशा, सेक्स, खाना, निद्रा, आलस्य। इसके अलावा क्या है? मुझे बताओ। इसके अलावा कोई और विकल्प है क्या? कुछ और सोच पाते हो? कुछ भी नहीं है। कुछ लोग सत्य के रास्ते की तरफ बढ़ते हैं, जानना चाहते हैं मैं कौन हूं, उसमें भी वासना आ जाती है। वो कब लालची हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। बात करेंगे मैं कौन हूं, अंदर ही अंदर चल रहा है कितना पैसा कमा सकते हैं। तो पैसा कमाना गलत नहीं है, ग्रीड गलत है, इंटेंशन गलत है। अब ये कैसे पता चलेगा कि ग्रीड गलत है, कि आदमी ग्रीडी है या फिर एक्चुअली में पैसा कमा रहा है सिर्फ पैसे भर के लिए, या फिर वो ग्रीडी है। ग्रीडी मतलब क्या? कि किसी का बुरा होता रहे। प्लीज समझना इसको ध्यान से। ग्रीडी भी गलत नहीं है, आप लालची हो पैसे के, वो भी गलत नहीं है। लेकिन द मोमेंट ग्रीड डिस्ट्रॉय समबडी एल्स, दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज, एंड वी डोंट हैव दैट understanding or clarity about when we can go into that zone or phase. So greed is a good thing. I want to earn this much money, I want to have 2 crores, 3 crores. That is okay, that is your business, that is your idea, your creativity. The moment you are saying कि I want to have this much money, but लोगों का कुछ होता रहे, भाड़ में जाए साले, क्या करना। गलत बात करूंगा, है ना, गलत बात करने से, क्योंकि लोगों के इमोशंस वही होते हैं, इवोक होते हैं। आपको पता है कि इससे मेरे पास ट्रैफिक आएगा, लोग आएंगे, लेकिन आप तब भी वो बात कर रहे हो, लेकिन आपको पता है कि वो बात गलत है, वो बात, लेकिन करने से पैसा आएगा तो आप कर रहे हो वो बातें। इस मुंह से क्या निकलता है वो बहुत जरूरी है, राइट। इस मुंह से कुछ भी निकल सकता है। अगर वो कुछ भी निकल रहा है जो कि वेस्ट है, जो कि लोगों को और गुमराह कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो आप लालची हो। और अगर इस मुंह से कुछ निकल रहा है जो लोगों का उद्धार कर रहा है, लोगों का फायदा कर रहा है, और आपको पैसे भी मिल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब तक लोगों का और नेचर का, प्रकृति का फायदा हो रहा है तब तक ठीक है। लेकिन इसमें बहुत बारीक लाइन होती है कि कहां पे क्या आपको हमेशा अंदर ऑब्जर्वेशन ऑन रखनी पड़ेगी, कब आप क्या कह रहे हो और किस तरीके की नॉलेज दे रहे हो, किस तरीके की चीज़ें बोल रहे हो, और क्या एक्टिविटी कर रहे हो। आपका फ़ायदा हो रहा है लेकिन लोगों का नुकसान हो रहा है, तो समझ लो आप लालची हो, आपको दूसरी दुनिया की नहीं पड़ी हुई है। तो इंटेंशन मैटर्स। द मेन थिंग मैटर्स इज दैट हाउ पीपल आर living the life after your lecture, after reading your books.
So there has to be destruction. If you are doing all these kind of activities, there will be destruction, because the moment people are more angry, there is destruction. जब मन का भाव मधुर होता है तो डिस्ट्रक्शन नहीं होता है. जब मन का भाव क्रोधित होता है तो डिस्ट्रक्शन होता है. समझने की प्रयास करिएगा. ये चालू होता है ऊबियत से. आई एम बोर्ड. Now if I stay bored for 7 days, I'll become angry on 8th day, little angry. And then if I stay little angry for next 8 days more, I'll be moderately angry. And then I stay like this for few months, I'll be very angry. And then I stay more, I can become violent after 2-3 years. So if a person is bored for 2-3 years, he can become violent. To counteract on that, people do drugs, people do nasha, and that is somehow keeping them insane. Because of nasha is not there, if food is not there, if differentiation in the indri, sensory objects, is not there, people will lose themselves. They don't have any other vikalp, option. So they have to have some kind of tamsik anand, right? So it's not bad actually, because they don't have any other option. They don't know what is inside you that can flower. They don't know anything about internal meditation. Half of the people are talking about meditation as being a curse. Half of the people are talking about just do meditation. So if your knowledge is not precise, again लोगों का नुकसान होगा. Because people follow you blindly. This is a fact. You cannot deny this fact. 80% people are following you blindly. There is a great saying in marketing, because I am a student of marketing. I know that this is a fact. %80 people take decisions from the fucking emotional mind. Please understand this. 80% लोग भावनात्मक मन से, यानी मन से डिसीजन लेते हैं. अब भावनात्मक मन क्या होता है? भावनात्मक मन एक ऐसा हिस्सा है जो कि राइट साइड ऑफ द ब्रेन कहा जाता है, जहां पे लॉजिक काम नहीं करता. संदीप माहेश्वरी जिसको समझा रहे हैं वो लॉजिकल माइंड है. तो 20% लोग ही सिर्फ सुनेंगे और सिर्फ समझेंगे और चेंज होंगे. 80% लोग वही करेंगे जो करते चले आ रहे हैं, या फिर जो वो मानते हैं, जो उनकी भावना कहती है. तो ये समझाने वाला खेल है, ये सिर्फ 20% लोगों का है. समझाना, अंडरस्टैंडिंग, लॉजिक, प्रोसेसेस, इंटेलेक्ट, दैट इज द लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन. Then 80% people are still listening to Sandeep Maheshwari or somebody else because they feel good. So they are there for the feeling, not for understanding. Please understand this very carefully. It must be understood very carefully. You buy an iPhone because of feeling, because of status, and then you label it with logic. When person asks, भाई iPhone क्यों खरीद लिया 70,000 रुपए का, 20,000 का क्यों नहीं खरीदा? सेम चीज़ है. They label it with logic. कैमरा अच्छा है, रीसेल वैल्यू अच्छी है, कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे. उनसे अच्छा कैमरा अच्छा दिखाइए, लास्ट फोटो दिखाइए जरा, कब खींची थी. Why are you buying Gucci? मगरमच्छ के खाल से बनता है. आप क्यों खरीद रहे हो? अरे कपड़ा अच्छा, क्वालिटी अच्छी. Start labeling it with logic. Why are you listening to Sandeep Maheshwari? Questioning अच्छी है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, नॉलेज बहुत. अरे you are there for feeling. No, why will they say
intellectually. Why they answer intellectually? Because the moment they say I have bought an iPhone because of status, it will hurt the feelings. People will laugh on them. लोग हंसेंगे कि आईफोन खरीदा है स्टेटस के लिए, वाह कितना बेकार आदमी है. सो दैट इज वाई दे आर लाइक लाइंग टू देम. शादी हो गई, खुश हो? हाँ खुश हैं. कितने खुश हो? बहुत खुश हैं. और कितना? 10 में से 1 में से 10 में, अरे 10 में 10 खुश. क्यों? क्योंकि लोग हंसेंगे सत्य बता दिया तो. वासना जगत है ना. यहां पे लोगों को वो दिखता ही नहीं है. लोग दिखता ओ बताओ, शादी करके चले आए और खुशी नहीं है. घर में जाके अगेंस्ट शादी करी, घर के अगेंस्ट जाके शादी करी, गुप्ता थे, मुसलमान से शादी कर ली. देखो खुश नहीं है, देखो खुश नहीं है, देखो खुश. इसलिए आदमी नहीं बताता है. The label it with logic, but they take the decision through the emotional fucking mind. बहुत अच्छा लग रहा है इस लड़की के साथ, ये मेरी अप्सरा है, मैं इससे बहुत प्यार करता हूं और यही मेरी जीवन संगनी है. अर्ध अंग है, आधा काट दो बच्चे को मैं. अर्ध अंग है, अर्ध अंग. सुंदर बहुत है, सेक्स करने में मजा आएगा. सब फीलिंग के बेस पे डिसीजन ले रहे हैं. उसके बाद पूछो तो क्या कहेंगे? अरे एमए कर रखा है, डॉक्टर है, अरे इंग्लिश बोल लेती है, अरे ये अरे वो, अरे बहुत समझदार है, अरे घर के खर्चे संभाल के रखती है इसलिए कर लिया. अंदर से क्यों किया है? मजा आ रहा. इमोशनल है, अटैचमेंट है. और अटैचमेंट ब्लर्स द रियलिटी, इमोशंस ब्लर्स द रियलिटी. When the emotions are heavy, it blurs the reality. There is a chashma right in front of you. That chashma is called emotions. When you look at the chashma, आपको रियलिटी अलग दिखेगी, डिस्टोर्टेड रियलिटी दिखेगी. That is what emotions are. Emotions blurs the reality. That is why एक सर्जन अपनी वाइफ पर सर्जरी नहीं करता है, चाहे वो कितना अच्छा सर्जन हो. वो अपने दोस्त से करवाएगा. क्यों? क्योंकि ऑपरेशन करते वक्त उसके हाथ कांपेंगे, उसका डिसीजन मेकिंग जो है वो अफेक्ट हो सकता है. इसीलिए सर्जन अपने आप उस पे, अपनी पत्नी पे ऑपरेशन नहीं करेगा कभी भी. इमोशंस ब्लर द रियलिटी. इफ यू आर टू अटैच्ड विद योर कंट्री, यू आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट कंट्री इन गुड टर्म्स. उसी में नदियां प्रदूषित हैं, पशु पक्षियों पर अत्याचार किया जा रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है, जस्टिस मिलता नहीं है इस देश में. हमारा भारत महान बोलते रहो. So people take decisions emotionally and then they label it with logic. The reason for this is that because if they say the truth, people will laugh on them. Because ये वासना जगत है. So सत्य यहां पे भी नहीं जीतेगा. आप अपने पड़ोसी से पूछने जाओ शादी के लिए खुश हो, वहां पर भी सत्य नहीं जीत रहा है. वो बता दे तो सत्य जीत जाए कि मैं खुश नहीं हूं, लेकिन बताएगा ही नहीं क्योंकि वासना जगत है, झूठ का जगत है, असत्य का जगत है. तो इसलिए आदमी बताता ही नहीं, क्योंकि जगत ही वासना का है. बातें करते हैं सत्य की, आखिरी पे जीतता वासना ही है, असत्य जीतता है. वासना मतलब बर्निंग डिजायर्स. यहां पे हर चीज डिजायर बेस्ड है. इसीलिए आदमी लाखों की भीड़ में, इतनी बड़ी आबादी है तब भी आदमी अकेला है इस देश में. क्यों? क्योंकि आपके पास वो नहीं है जो लोगों को चाहिए, तो लोग आपके पास नहीं है. 140 करोड़ 150 करोड़ की आबादी में आप अकेले खड़े हो. इतने लोग हैं, इतनी लड़कियां जिसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन आदमी अकेला है. क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास वो नहीं है जो लोगों को चाहिए.
तो रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि तुम्हारी पत्नी ने तुमसे शादी करी है क्योंकि तुम्हारे अंदर उसकी कोई वासना है। यही रियलिटी है। वो वासना कुछ भी हो सकती है। ये रियलिटी है। तो हम क्या करते हैं, जितने भी स्पिरिचुअल गुरुज हैं वो क्या कर रहे हैं? हम लोग चेष्टा करते हैं कि आप असत्य से सत्य की तरफ थोड़ा सा आ सको, यानी फेक यूनिवर्स से निकलकर रियल यूनिवर्स की तरफ आ सके, क्योंकि जीतता हमेशा फेक यूनिवर्स ही है। बट अगर कुछ लोग आज़ाद हो जाते हैं तो लाइफ थोड़ी सी मधुर हो सकती है, बेटर हो सकती है लाइफ आपकी। द मोमेंट यू लीव दैट फकिंग रूम and then come to another planet altogether, and that is where you can see the truth as it is. But we don't know how to see the truth. I have to come and explain to you what is truth and what is untruth. You don't have slightest of observation to segregate between truth and untruth, between what is right and what is wrong, between what is a fact and what is a lie. You don't have slightest observation. And this is where the observation comes in. I can observe that somewhere it is written Madhu weds Sudha, या Madhu weds whatever, Ashish. If it is written somewhere, ये Madhu weds Ashish, I can see that it is written beauty weds status. I can see it, not you. Now that I have told you, you can also see it. If somebody is saying I love you, they are not telling you I love you. Please understand what is reality. देखो, ना तुम्हारे कृष्णमूर्ति समझा पाएंगे ना संदीप समझा पाएंगे। अब देखो क्या होता है। अब कोई बोलता है आई लव यू तो उसका असली मतलब क्या है? आई लव यू, क्या ये सत्य है या असत्य है? सत्य क्या है? यू आर what I thought you were. That is the real truth. The truth is that it is not I love you. Truth is कि तुम वो हो जो मैं चाहती थी। ये है, इस वजह से मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ट्रूथ ये है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, नहीं है ट्रूथ। सत्य ये नहीं है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। सत्य ये है कि तुम मेरी वासना हो, ये सत्य है। द मोमेंट वासना इज गॉन, देयर इज नो फकिंग लव। ये सत्य होता है। सत्य है कि मैं अपने बेटे से प्यार करती हूं, सत्य ये नहीं है। सत्य है कि मैं खुद से प्यार करती हूं। तुम वो हो जो मैं चाहती हूं, ये सत्य है। देख पाओगे? कोई बोलता है पार्थ आप बहुत अच्छे लग रहे हो, वो ये नहीं बोल रहे हैं आप बहुत अच्छे लग रहे हो, वो ये बोल रहे हैं आई वॉन्ट टू बटर यू, मुझे आपकी बटरिंग करनी है, या फिर मुझे आपसे कुछ चाहिए। वो क्या चाहिए? आपके अटेंशन चाहिए, आपसे कुछ चाहिए, आपसे कुछ प्रमोशन चाहिए, आपसे कुछ ये चाहिए। वो ये नहीं बोलते हैं। आपसे कोई आगे बोलता है ना बहुत अच्छे लग रहे हो, वो ये कहना चाह रहे हैं सत्य क्या है? सत्य ये है कि मुझे कुछ दो ना। सत्य है मुझे कुछ चाहिए। ये एसी बहुत अच्छा है, ये असत्य है। ये एसी बहुत अच्छा है, ये असत्य है। इसका सत्य क्या है?
मैं संतुष्ट हूं, ये सत्य है। मैं संतुष्ट हूं इसलिए एसी बहुत अच्छा है। तो एंड गोल वो नहीं है, एंड मैं पे आएगा आपके हमेशा। I love Prime Minister. That is a false fact. I love myself. I want something. That is a fact. क्या आप सच में प्राइम मिनिस्टर से प्यार करते हो? अजी घंटा। सत्य कुछ और है। सत्य ये है, सत्य ये नहीं कि मैं प्राइम मिनिस्टर से प्यार करता हूं। सत्य ये है कि मुझे कुछ मिलने वाला है। ये सत्य है। इसलिए मैं बोल रहा हूं आई लव प्राइम मिनिस्टर। द मोमेंट कुछ नहीं मिलने वाला है, आई डोंट लव प्राइम मिनिस्टर। द मोमेंट एसी ठंडा नहीं करता है, आई डोंट लव एसी। यू वॉन्ट यू, दैट्स इट, दैट इज द फैक्ट, दिस इज द फैक्ट। कहीं लिखा हुआ है मनोज वेट्स सुधा, इट्स स्टेटस वेट्स ब्यूटी। सो आई हैव दैट चश्मा। डू यू वॉन्ट दैट चश्मा? यस और नो? क्या आपको ऐसा चश्मा चाहिए कि लगाते ही सब दिखने लगे रियलिटी? या फिर आप अपना ही करना चाहते हो? वो क्या है, मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है, उससे क्या होगा, मुझे खुशी मिल जाएगी। या तो ये कर लो और या तो सत्य देख लो, वो ज़्यादा मज़ा आता है उसको देखने में। अब आप एक ऐसे स्पेस में जीने लग जाओगे जिस स्पेस में आसपास भी कोई नहीं है। आपके आसपास लोग होंगे, लोग सोचेंगे तो नॉर्मल आदमी घूम रहा है। नॉर्मल आदमी नहीं घूम रहा है, वो अलग ही प्लेनेट पे है। वो प्लेनेट ही अलग, चेंज बदल दिया प्लेनेट उसने, उसका स्पेस ही चेंज हो गया है। जो कुछ भी उसके सामने आता है उसका सत्य निकाल लेता है वो। तो ये माया का जगत है। माया के पीछे क्या है वो देख पाना ही ऑब्जर्वेशन है। माया के पीछे क्या है? माया तो सामने दिख रही है, सामने लग रहा है कि एक शेर खड़ा हुआ है। शेर नहीं है, बिल्ली है, गीदड़ है। लग रहा है कि शेर खड़ा हुआ है, जो दिख रहा है वो है नहीं, और जो है वो दिखता नहीं है। सुनो, बहुत बड़ी बात है भाई। ये कोई ऐसे, ये कोई ये वो वाली बात नहीं है कि कहावत बोल रहा हूं मैं, कोई कोट नहीं है किसी का। जो है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो है नहीं। शेर दिख रहा है, शेर नहीं है। और जो नहीं दिख रहा है वो है नहीं। गीदड़ है, वो दिख नहीं रहा है। मनोज वेट सुधा लिखा हुआ है। तो क्या आपको यह दिख रहा है कि स्टेटस वेट्स ब्यूटी? नहीं। तो जो है वो दिख नहीं रहा है, स्टेटस वेट्स ब्यूटी नहीं दिख रहा है, और जो दिख रहा है वो होता नहीं है। मनोज वेट्स सुधा एक्चुअली में है ही नहीं। वहां पे वासना वेट्स वासना है। ये वासना का जगत है। एक आदमी प्रेम करता है सुंदरता के लिए, पुरुष प्रेम करता है सुंदरता के लिए, राइट। और अगर कह रहा है कि नहीं, लड़की सुंदर नहीं है, लड़की में एसिड अटैक हुआ था, तो भी आप उससे शादी कर रहे हो अपनी वासना के लिए, तो अपने आप को पवित्र ना समझ लेना कहीं पर भी कि उस लड़की के ऊपर एसिड अटैक हुआ है तो मैं उससे शादी कर रहा हूं। हाँ ठीक है, आप अच्छा काम कर रहे हो, उसमें मैं आपको रिस्पेक्ट करूंगा, लेकिन वासना है। अभी वो लड़की परेशान करना चालू कर दे आपको, उसको छोड़ दोगे आप। आपको रत्ती भर समय नहीं लगेगा उसको ये सोचने में कि मैं उसको छोड़ूं या ना छोड़ूं। एक लड़की थी, बहुत प्राइवेट है, मैं इसमें ज़्यादा डिटेलिंग नहीं खोलूंगा। कुछ साल पहले, एंड शी गॉट रेप्ड
in some city, in my city actually. We met together. काफ़ी सालों बाद उसने मेरे को बताया कि आफ्टर रिलेशनशिप की आई गॉट रेप्ड, and it was a horrifying moment for me when she told me, and she told me that how she was raped. This happened in Kanpur, and I started falling for her. Because she was pretty, and she was there for me when I needed her. After some point of time, she started doing something which is like absolutely absurd. The things she was doing, which was not acceptable for me. But just because you are a rape victim, that does not mean that you will be affecting my life this much, that I will even think to commit suicide or something like that. But still, I gave her chance to chance. एक के बाद एक चांस देता रहा मैं उसको, चांस बाई चांस, कि अब ये सुधरेगी, अब ये सुधरेगी, अब ये नहीं हुआ. And then something happened. She got married to somebody else because he was doing some good business, something like that, was earning 2.5 lakhs. She married because I was not earning. A rape victim. It doesn't matter if you are raped or not. You do the same stuff which everybody is doing. That is vasna, following the vasna. Because you know कि ये आदमी मेरे को ऑस्ट्रेलिया लेके जाएगा, ये आदमी मेरे को यूरोप लेके जाएगा, तो I will marry her or him. Day and night I was there with her. She used to cry. Just because that rapist started following her. उससे मैंने I helped her in that, and it was horrifying. I helped her a lot. बहुत मदद करी मैंने उसकी. I never told this to anybody because now अब सब कुछ मिट्टी पड़ गई है, साल हो गए बहुत सारे, तो it came to me naturally. So I am telling you, without taking anybody's name, of course. But that was there. This is the thing that happened. I helped her throughout the years, and then at the end she got married to somebody else because वो ऑस्ट्रेलिया लेके जाएगा उसको. This is the fucking world. This is the world you are living in. तो इस वजह से आपकी जो लड़की छोड़ के चली जाती है, या आपके घर वाले आपको निकाल देते हैं, या आपके बॉस आपको निकाल देता है, क्योंकि तू खुद चूतिया है भाई. तुझे खुद उस वासना में जाना है. तू इससे निकल बाहर, इस पूरे मूवमेंट से निकल, तब तू संतुष्ट रह पाएगा. इस पूरे ग्रह से निकल. क्यों मरा रहा है अपनी यहां पे सिर्फ वासना जीतती है अंत में, और कोई नहीं जीतता है. शब्द कड़वे लगेंगे, माफी चाहता हूं, ऐसे ही बात करता हूं मैं. डीप संस्कृत, डीप हिंदी और डीप टपोरी भाषा, जो करवा लो, जिससे तुमको समझ में आएगा उससे समझाऊंगा. ठीक है, तो जितनी जल्दी हो सकोगे, जितना जल्दी निकलना का मतलब, व्हाट डू मीन बाय निकलना? लेट्स एक्सपैंड ऑन. You can have that spectacles, that chashma to see the world as it is. And it takes a lot of observation initially. But with my help, with Sandeep's help, with Krishnamurti's help, Osho's help, you can do it. You can still be your own leader. But you are following rubbish things, जिसका कोई एंड नहीं है, जहां कोई खुशी नहीं है. क्या मैं कह रहा हूं कि अपने काम धंधे छोड़ दो? नहीं.
फिर तुम्हें समझ नहीं आया। अगर तुम्हें इतना ही नहीं समझ में आया तो मैं बार बार समझाऊंगा नहीं, राइट? So it takes a lot of attention also to listen to my words. It's a very simple Hindi explanation. If you would have born 500 years back, you would have to decipher each and every word. You have to meditate on one word for days. It's a very simple Hindi. What else do you want? इसके अलावा तुम्हें क्या, उसके बाद भी तुम्हारी अटेंशन नहीं टिकी, because you're abusing your attention. You're raping your attention day by day. Just rape, simple rape you are doing. Because you don't understand the value of attention. You are distracted. And it's okay to be distracted. That's what you think. क्या हो जाएगा डिस्ट्रैक्शन से? अरे डिस्ट्रैक्शन से सब कुछ खराब हो जाएगा. You don't have any idea कि डिस्ट्रैक्शन क्या करती है आपके साथ. पहली चीज तो पैसा ही नहीं कमा पाओगे तुम जिंदगी भर ट्रैप में रहोगे, फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाओगे. सबसे बेसिक चीज ये अटैक होता है इस पे. दूसरी चीज, रिलेशनशिप में इनसिक्योरिटीज होंगी. क्यों? क्योंकि तुमको स्टिमुलस चाहिए, डिस्ट्रैक्शन चाहिए. इतनी आदत डाल रखी है तुमने, तो रिलेशनशिप में नहीं रह पाओगे. और सबसे बड़ी चीज जिस पे तुम्हें कोई तवज्जो नहीं है वो है कि आंतरिक जगत को नहीं समझ पाओगे. और जिस व्यक्ति ने आंतरिक जगत को नहीं समझा वो कभी भी फेक यूनिवर्स से बाहर नहीं आ सकता. वो हमेशा रियल यूनिवर्स में ही रहेगा, फेक यूनिवर्स में ही रहेगा. तुम इतने चेहरे बना लिए हो कि अगर तुम्हारे ऊपर चढ़ के तुम्हारे चेहरे उतारना चालू करूं पंजा मार मार के, तो कम से कम 4 घंटे लगेंगे तुम्हारे सारे चेहरे उतारने में. इतने चेहरे तुमने बना रखे हैं. तुमने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा था ना, उसमें एक कैरेक्टर होता है जिसको गॉड ऑफ फेसेस बोलते हैं. तुम गॉड ऑफ फेसेस हो. इतने चेहरे, इतने मुखौटे, एक मुखौटा उठाओ दूसरा मुखौटा, डॉक्टर, फिर बेटा, फिर पति, फिर ये, फिर वो, फिर ये सारे हटा, हिंदुस्तानी, गुप्ता, श्रीवास्तव, उसके अंदर जो कास्ट आती है वो, फिर ये, फिर हटाते जाइए. फिर डिजायर की लेयर आती है कि मैं डिजायर से आइडेंटिफाइड हूं, अपने काम से आइडेंटिफाइड हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं बनिया हूं, मैं हिंदुस्तानी हूं, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है. ये सब कुछ हटने में कितना टाइम लगेगा? फिर आखिरी में जो बचता है वो बीज होता है. वो होता है बच्चा. जो बच्चा तुम थे 5 साल की उम्र में, वो बच्चे जब बड़ा हो गया है उसके अंदर इतने मुखौटे आ गए हैं कि वो मुखौटे बदलता रहता है. डॉक्टर जाता है, डॉक्टर की तरह बॉडी लैंग्वेज डॉक्टर की तरह हो जाएगी. हॉस्पिटल में एंटर करेगा, हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, पेशेंट इज रेडी, या पेशेंट इज रेडी सर, ओके, एक्टिंग. अरे साले एक्टिंग कर रहे हैं, सब एक्टिंग कर रहे हैं, सोच रहे हमें नहीं समझ में आएगा. अरे मुझसे बचोगे तुम दुनिया को बेवकूफ बना सकते हो, मेरे को नहीं बना सकते. आओ बनाओ. लोगों के सामने ऐसे आके बैठते हैं, देखो सर्जन बैठा हुआ है सामने, मेरे सामने तुम बैठोगे, तुम भिखारी और राजा में मैं फर्क नहीं समझता हूं. ये है फेक यूनिवर्स से बाहर निकलना. मेरे पिता के ऊपर काफ़ी टॉर्चर हुआ. मेरे पिताजी ने, एक बहुत सेंसिटिव बात है, कंप्लीट फेलियर इन हिज लाइफ. कंप्लीट फेलियर मतलब नॉट कंप्लीट, बट क्या हुआ कि आफ्टर 2003-2004 उनकी किस्मत जो है, या जो कह सकते हैं कि उन्होंने चला नहीं कुछ. एंड डे इन एंड डे आउट उनका जॉब चली गई, सब कुछ बर्बाद हो गया. और फिर एक उनका भी कसूर है कि उनको भी खुद काम नहीं करना कुछ, बस घर में बैठे रहना है. और ऐसे ही वक्त बीतता गया. कुछ 2 साल पहले की बात है, मेरा भाई 18 साल का है, सगा भाई. एक दिन उसने पापा का सारा सामान उठाया और बाहर फेंक दिया. पापा का मेरे पास फ़ोन आया कि ये बताओ, मेरा सामान सारा बाहर फेंक दिया. और रोज दिन पर दिन सिर्फ यही गाली पड़ती है कि कुछ नहीं कर पाया, 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 कुछ नहीं कर पाया. हर जगह से रिश्तेदार, घर वाले, सब कोई, एक आदमी नहीं है जो नहीं बोलता हो कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं कर पाया.
फेलियर फेलियर फेलियर, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करी। और सही बात है, मेरा जो ट्यूशन है बचपन से लेकर अभी तक जितनी पढ़ाई करी मेरी माँ ने करवाई, मेरा कॉलेज की पढ़ाई माँ ने करवाई, सारी चीज़ें मेरी माँ ने करवाई। मेरे पिताजी घर में बैठे रहते हैं, कुछ करते ही नहीं है, ये रियलिटी है। तो गाली पे गाली, हर आदमी गाली देता है, और उनके अंदर भी कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं जो कि मैं ज़्यादा हाईलाइट नहीं कर सकता बिकॉज वो अभी जिंदा हैं। इट विल बी वेरी डिसरिस्पेक्ट, इतना ही मैंने बोल दिया, डिसरिस्पेक्टफुल होगा, ठीक है। अगर उनका बस चलता तो वो हमको पढ़ाते ही नहीं, हिंदी मीडियम में पढ़ाते। द काइंड ऑफ पर्सनैलिटी माई फादर हैज़ इज क्वेश्चनेबल। वन डे आई स्टिल रिमेंबर कि मैं बचपन में 2nd क्लास में था, 3rd क्लास में, और मेरे एग्ज़ाम थे, और एग्ज़ाम के बाहर मैं निकला और अपना बस्ता वस्ता लेके खड़ा था। मेरे पापा बाइक से आए मुझे लेने, एंड मेरे चोट लगी हुई थी जहाँ पे सॉक्स होते हैं ना ऊपर की तरफ, जहाँ पे वो इलास्टिक वाला होता है सॉक का ऊपर, एंकल के ऊपर, वहाँ पे एग्जैक्टली वो टच कर रहा था तो मक्खी लग रही थी, बार बार इन्फेक्शन हो रहा था। मेरे पापा खड़े हुए हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की तरह, और क्वेश्चन पेपर निकाल रखा है, और उसके बाद उसमें बोल रहे इसमें क्या लिखा, इसमें क्या लिखा, इसमें क्या लिखा। मैं बोल रहा हूँ मेरे खुजली हो रही है, मेरा खून निकल रहा है नीचे, अरे वो रहने दो, सही हो जाएगा, इसमें क्या हुआ। मुझे इतना गुस्सा आया, 1 घंटा खड़े होकर उन्होंने स्कूल के बाहर सिर्फ यही पूछा है कि इसमें क्या लिखा, इसमें क्या लिखा, इसमें क्या लिखा, सही लिखा कि नहीं लिखा, बिकॉज ऑब्सेशन है ना उनको, OCD टाइप से। मैं घर गया, मैंने अपनी मदर को बताया कि ऐसा हुआ है। मेरी मदर ने उनके ऊपर काफ़ी चिल्लाया कि तुम पागल हो क्या, घर में आके पूछ लेते, उसके वहाँ पे चोट लगी हुई, मक्खी लग रही है, राइट। और मेरे को बहुत इरिटेट कर रहा था बिकॉज छोटा बच्चा जिसकी चोट लगी हुई है, मक्खी बार बार लग रही है, और बार बार मैं वहाँ पे नाखून लगा रहा हूँ, इट वॉज गेटिंग आउट, द फ्लैश वॉज कमिंग आउट, इट वॉज इरिटेटिंग दैट इतनी गर्मी में यू आर आस्किंग दैट क्वेश्चन टू मी, एंड आई स्टिल रिमेंबर दिस, एंड इफ आई रिमेंबरिंग दिस, अगर मैं इसको रिमेंबर कर पा रहा हूँ तो इट वॉज पेनफुल, बिकॉज पेनफुल मेमोरी ही स्टे करती है, या फिर बहुत प्लेजरेबल मेमोरी स्टे करती है, या पेनफुल होती है, और या फिर रैंडम कोई होती है। इसके अलावा कोई मेमोरी स्टे नहीं करती। आप देखो, कोई भी मोमेंट उठा के देख लो जहाँ पे आपके पापा ने कुछ किया हो, मम्मी ने कुछ किया, आपके साथ कुछ हुआ हो, आपको वही याद रह जाता है, या बहुत प्लेजरेबल हो जाता है कुछ तो वही याद रहता है, या रैंडम कुछ ऐसे याद रहता है। ज़्यादातर या तो बहुत प्लेजरेबल मेमोरी होती है या पेनफुल। So this kind of personality my father had, and there are a lot of events जहाँ पे घर में एंटर करते थे, सामान अमान बिखरा रहता था, मम्मी पे चिल्लाते थे, हम पे चिल्लाते थे कि सामान सब सेट करके रखो। तो मतलब OCD टाइप है, उनको एक ऑब्सेशन था कि ये सही है, ऐसा थोड़ा सा एक है उनके अंदर, जिसके चक्कर में वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं। ऑल्दो वैसा कोई अब्यूज़ या डोमेस्टिक वायलेंस मैंने नहीं फील किया है कभी, एंड ही वॉज ऑलवेज देयर। ऐसा नहीं कि ही इज़ वेरी सपोर्टिव ऑल्सो, लाइक ही वॉज देयर ऑल्सो। सो बट ठीक है, सख्त बाप हैं थोड़े थे, वैसे कुछ कर नहीं पाए, ठीक है। एक दिन क्या हुआ, सारा घर मिल के पापा का सारा सामान बाहर निकाल दिया, फेंक दिया, और मेरा भाई 18 साल का, अभी कुछ 2-3 साल पहले की बात है, मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा भाई क्या चक्कर है, तो कुछ करता नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मैंने कहा सुनो, सामान सारा उठा कर अंदर को नहीं, पुलिस को कॉल कर रहा हूँ। कह रहा जो कर पाना कर लो, मैं तो नहीं रखूँगा सामान उठा के। कैसे कर दिया, और वो एक्चुअली हुआ क्या अब आपको बताऊँगा, आप कहोगे भाई सही फेंका सामान इसलिए उठा के फेंक दिया क्योंकि मेरे पापा ने क्या किया कि कुत्ता रखा हुआ था, वो पॉटी करता है बहुत ज़्यादा, तो कुत्ता उठा के वो बाहर कहीं सड़क पे छोड़ दिया उन्होंने, और वो पला हुआ कुत्ता है 4-5 साल वो भाग गया, खो गया, और वो कुत्ता मिले ही ना। और वैसे वो स्ट्रीट डॉग ही था, बट वो कुत्ता मिले ही ना, और कुत्ता धूड़े परेशान हो गया। और मेरा भाई बहुत अटैच्ड है कुत्ते से,
उसका दिमाग खराब हो गया कि एक तो मतलब एक चीज़ है कि ज़िंदगी में कुछ किया नहीं, ऊपर से ये भी काम कर रहे हो, राइट। तो जब ये मुझे पता चला तो मैंने कहा ये कुछ ज़्यादा ही कर दिया, ये नहीं करना चाहिए था, मुझे लगा। तो मैंने कहा कि भाई ये ऐसा है, तो पुलिस पे बात हुई, सब ऐसा बहुत सारी चीज़ें हो गई थी हमारे घर में। तो पुलिस का कॉल भी आया मेरे भाई के पास कि क्या बदतमीज़ी कर रहा है, राइट। तो मेरे भाई ने पशु क्या बोलते हैं, मंत्रालय होता है, क्या बोलते हैं उसको, वन विभाग वालों को कांटेक्ट कर लिया था। अब वो अगर उनको पता चलता है तो जेल जाओगे आप सीधा। तो ये चीज़ थी। तो बहरहाल बाद में वो कुत्ता मिला, ऐसा नहीं था कि नहीं मिला। तो एनीवे दैट वाज रियली ऐसा काम कर दिया। अब ये सारे जितने भी लोग हैं, मेरे पॉइंट क्या है मेरा, कि जितने भी सारे लोग हैं ये सोचते हैं कि ये आदमी ने कुछ नहीं किया तो इसको कोई तवज्जो नहीं मिलना चाहिए। और यही होता ही है इस जगत में कि आपकी फैमिली, आपके बच्चे हैं, तो वाइफ आपको कैसे रिस्पेक्ट करेगी? एक वाइफ जिसने सब कुछ अपने बलबूते पे किया हो, ना घर का राशन, ना घर का कुछ, ना ये ना वो, आप कैसे रिस्पेक्ट कर सकते हो? कोई वाइफ कैसे रिस्पेक्ट करेगी अपने पति की? कि उसका बच्चा उसके हिसाब से, उसके मतलब वो ही है जो देख पा रही है, बाकी इनसे तो कोई मतलब ही नहीं है, राइट। तो वाइफ के हिसाब से उन्होंने सही किया। मम्मी मेरी चिल्लाती है उनके ऊपर, अभी भी चिल्लाती, पहले भी चिल्लाती, पहले तो और लड़ाई होती थी, मारपीट भी हुई है। बट मैं कभी इसको ऐसे नहीं देखता हूं। मेरे साथ क्या हुआ है कि मैं ये देखता हूं कि वो आदमी है यार, इंसान है, कौन सा बहुत बड़ा क्राइम कर दिया? अगर जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए तो क्या हो गया? और तुम इतने बड़े, खुद कमाओ ना, तुमको क्यों जमीन चाहिए, तुमको क्यों मकान चाहिए? खुद कमा के खाओ ना। नहीं हमारे लिए जमीन नहीं छोड़ी, हमारे लिए ये नहीं छोड़ा, हमारे लिए वो नहीं छोड़ा, तो क्या हो गया? तुम्हारा बाप अगर तुमको कुछ प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है तो बाप के ऊपर चढ़ोगे क्या तुम? खुद कमा लो ना, बड़े तो हो गए, ग्रेजुएट तो हो गए, राइट। तो सीन ये है कि ये पूरा का पूरा जगत जो है वो साला कुछ समझता ही नहीं है इंसान को, जब तक उसके अंदर वो ना हो जो उसके अंदर जो देख पा रहे हो, वो जो उनके अंदर वासना है, अगर वो आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। मैं हमेशा कभी भी नहीं किया मैंने कि मेरे मुंह से निकला हो कि तुमने क्या किया आज तक, कभी नहीं हुआ। जब से मैंने स्पिरिचुअलिटी का हाथ संभाला, 23-24 साल की उम्र में मेरी को स्पिरिचुअलिटी समझ में आई, मुझे समझ में आया कि असली में चीज़ क्या इंपॉर्टेंट होती है, मैं कौन हूँ, दुनिया क्या है, लाइफ क्या है। उसके बाद मैं लाइफ को सिर्फ एज ए लाइफ वैल्यूएबल समझता हूँ। ये नहीं कि ये लाइफ है तो इसके पास इतना पैसा है तो वैल्यूएबल समझूंगा मैं इसको, या इसके पास इतना रिस्पेक्टफुल इतने फॉलोअर्स हैं या इतना ज़मीन है तो मैं इसको, नहीं, लाइफ इज वैल्यूएबल फॉर मी equally, and I will not tolerate all these kind of things inside my family. So I told him that I will call police because he was not understanding something. I told कि उन्होंने कुछ किया हो या ना किया हो, तुमको परेशान कर रहे हैं, तुमको गाली दे रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं ना, अपना बैठे रहते हैं, अपना काम करते हैं, छोटा मोटा काम उन्होंने संभाल रखा है, वो अपना कर रहे हैं, तुम क्यों इतना भड़क रहे हो? भड़कना भी मतलब थोड़ा भड़का वो सही भी था, लेकिन कुछ ज़्यादा ही भड़क गया। किसी का आप 3-4 साल कुत्ता रखा हो, कुत्ता बाहर भगा दिया आपने, कुत्ता मिल ही नहीं रहा है भाई, 2 दिन हो गए। आदमी को अटैचमेंट होते हैं कुत्ते से, आदमी कुत्ते को कुछ नहीं कहता, कुत्ता इंसान नहीं है ना, कुत्ते की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुत्ता तो आपको चाटता है, प्यार करता है, कुत्ते से आदमी को बहुत प्यार होता है। लेकिन वही है कि भाई तुम इंसान हो तो तुमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी नहीं करी तो हम तुमको बहुत नहीं समझेंगे कुछ, और वही होता ही है। जैसे किसी को घर में गुस्सा आता है सब वही बोलते हैं कि कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं कर पाए, क्या करते हैं। तो मैंने बोला कि देखो, तुम्हारी मम्मी बोल रही है, आसपास रिश्तेदार बोल रहे हैं, बोलने दो, ठीक है, वो उनका अपना है, हमें नहीं बोलना चाहिए। हमारा अपना अलग सिस्टम है, हमारी औकात नहीं है अपने पिताजी के ऊपर ऐसा बोलने की। पिता है तो पिता है, भले पैसा दिया हो ना दिया हो, तो पिता है फिर तो,
अनलेस एंड डोमेस्टिक वायलेंस किया हो या क्राइम किया हो या बहुत मम्मी को मारा हो, सताया हो, तब ठीक है, तब आदमी कहता भी है कि भाई इस आदमी को तो रहे। लेकिन जब इतना आदमी तो अच्छा है, नहीं हम नहीं रिस्पेक्ट दे रहे हमने, तो मैंने कभी नहीं बोला अपनी जिंदगी में, कभी भी मैंने नहीं बोला कि आपने ये नहीं किया, आपने वो मेरे लिए नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। इनफैक्ट वो मेरे को बोलते हैं कि तुमको हमारे ये सपने थे, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। मैं कभी पलट के नहीं बोलता हूं कि तुम्हारे क्या, तुम भी तो नहीं कर पा वो उल्टा बोलते रहे, कुछ ज़्यादा ही बोलने लगते हैं। फिर मेरी मम्मी बीच में आ जाती हैं, वो कहती हैं कि तुम अपना देखो, उसका मत देखो, वो तो ऑलरेडी जो कर रहा है वो भी तुम नहीं कर पाओगे। तो इस तरीके की बातें होती हैं हमारे घर में आप सोचिए। बट एनीवे, एक चीज़ कहना चाहता था, दैट इज वासना, दिस इज वासना जगत। ये वासना जगत है। यहां पे सिर्फ और सिर्फ वासना की पूजा होती है। और आप 2 नंबर से पैसा कमाओ, 3 नंबर से आप कुछ भी करो, पावर आपके पास है, आपको लोग नमन करेंगे। इसीलिए तो भगवान को नमन करता आदमी। भगवान को आदमी क्यों नमन करता है? उनको पता पावरफुल आदमी, पावर की पूजा होती है, इसीलिए भगवान की पूजा हो रही है। पावरलेस भगवान की पूजा नहीं होती। आप कोई भी भगवान उठा लो, जो भगवान बना हो उसने कहीं ना कहीं कुछ चमत्कार किया होगा कि वो वहां उस शहर में एंटर हो गए, उस शहर में फूल खिलाए, लोग भूखमरी से वो हो गए। लोग जैसे एक बाबा है जो पहाड़ों पे बड़ा फेमस है, तांत्रिक बाबा थे, उनका नाम, तो उनको वहाँ पे पहाड़ पे लोग जाते हैं और लाके वहाँ पे, क्योंकि इच्छाएं पूरी करते थे। अब जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास आके पूजा करो, तो आप मेरी पूजा नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि चमत्कार नहीं है ना। जितना ज़्यादा तुम चमत्कार दिखाओ, तो साला पावर का, ये पावर को यहाँ पूछते हैं, ये वासना का जगत है। यहाँ पे पैसे को पूछते, रिस्पेक्ट को पूछते, रिस्पेक्ट को भी नहीं पूछते हैं कि आपकी कितनी रिस्पेक्ट है। पैसा, पावर, उस पावर से हमारा कोई फायदा है तो पूजेंगे, तब भी अगर उस पावर को फायदा नहीं, पूजेंगे नहीं। तो यहां पे ये है, आपको कोई, और जीतेगा हमेशा यही, हमेशा यही जीतेगा और कुछ नहीं जीतेगा यहां। तो फेक यूनिवर्स में निकल के रियलिटी में आओ, देखो कि क्या एक्चुअली में माया के पीछे बैठा हुआ है। क्या शेर शेर है या शेर गीदड़ है? गीदड़ को देखना सीखो। गीदड़ को देखोगे तो गीदड़ के अनुसार एक्शन लोगे, लेकिन तुम शेर को देख के शेर के अनुसार एक्शन ले रहे हो, इसलिए तुम्हारे एक्शन सारे फेल हो जाते हैं। गीदड़ को देख के एक्शन लो, या फिर अगर गीदड़ है और असली में वो शेर है तो शेर के हिसाब से एक्शन लो। क्या पता लग रहा गीदड़ हो और आप एक्शन ले रहे हो गीदड़ की तरह, गीदड़ वाले शेर के हिसाब से एक्शन लो, राइट। तो जो कुछ भी है, जो कुछ भी दिख रहा है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। इसको माया कहते हैं। मतलब क्या कि जो अपने अंदर, ये कोई ऐसा नहीं है कि पत्थर नहीं है, या फिर पंखा नहीं है, या फिर बेड नहीं है, एसी नहीं है। अरे सर फोड़ लो, समझ में आ जाएगा। माया अंदर है, ब्रेन के अंदर। मतलब इल्यूजन, गलत फहमी कि इसमें वो चीज है जो मुझे लगता है होनी चाहिए, पर वो उसमें होती नहीं है। जैसे शादी में लगता है कि ये है, फिर जब करोगे तब पता चलता है ये है, राइट। तो पहले ही देख लो ना, पहले देख के फिर शादी करो, तो तुम्हारी एक्सपेक्टेशन रियलिटी से मैच होके होंगी ना। अब तुम रेडी हो कि हाँ अच्छा अब मुझे करना है कि नहीं करना, अब लेकिन तुम डिसीजन ही ले रहे हो माया के बेस पे, झूठ के, असत्य के बेस पे, कि ये होने वाला है तो मैं शादी कर। अरे ये होने वाला है, अब बताओ करोगे? हाँ अब सोचने दो। तो ये होता तरीका जीने का कि हाँ डिसीजन मेकिंग सही हो जाएगी आपकी, आपका ज़िंदगी में जो डिसीजन मेकिंग है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, ऑब्जर्वेशन पावर अच्छी, प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी हो जाएगी आपकी, राइट।
क्योंकि रियलिटी की बेस पे डिसीजंस होंगे ना, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग भी उसी हिसाब से होगी कि भाई मान लो शादी में सुख नहीं है तो सुख कहाँ है, प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अब आप सोचते हो सुख इसी में है और मैं दुखी हूं और सोल्यूशन शादी है, सेक्स है, मदिरा है, गए, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी खराब है आपकी। सारा डिसीजन जो ले रहे हो वो फेक यूनिवर्स के बेसिस। फेक यूनिवर्स क्या है? मैनकाइंड। ये अलेक्जेंडर द ग्रेट, अरे अरे भाई साहब अलेक्जेंडर द ग्रेट, अरे ये देखो मुगले आजम, अरे 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 अकबर शहनशाह, अरे 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 अरे, मरे जा रहे हो वही देख देख के। वो सब फेक यूनिवर्स का पार्ट है। किसने बनाया? जाओ जंगल में खड़े हो जाओ, जाओ इलॉन मस्क के साथ जाओ और एक भिखारी के साथ जाओ, देखो क्या होता है। अरे शेर तो इलॉन मस्क को खाएगा, क्योंकि इलॉन मस्क जो है ना वो बहुत स्पेशल है, तो शेर पहले इलॉन मस्क को खाएगा। घोंचू हो तुम। शेर इलॉन मस्क को नहीं खाएगा, शेर उसको खाएगा जो सबसे कमजोर लग रहा हो कि जल्दी इसको आसानी से पकड़ सकते हैं शेर उसको खाएगा। शेर को क्या फर्क पड़ता है? तुम अकबर शहनशाह हो, तुम कहीं के पीएम हो, तुम इलॉन मस्क हो, एंटरप्रेन्योर हो, AR रहमान हो, ये हो, अरे क्या फर्क पड़ता है शेर को यार? नेचर को क्या फर्क पड़ता है? आपको पड़ता है। उसके हिसाब से आप चमक रहे हो अंदर ही अंदर बेवकूफों की तरह। एक DR लग गया नाम के पीछे, ऐसे चौड़ होके चलते हो। डॉक्टर आ रहा, हट, डॉक्टर आ रहा, हट हटअप, ए साले मारूंगा अभी, डॉक्टर आ रहा है, डॉक्टर आ रहा भैया, डॉक्टर। तो क्या हो गया? रियलिटी क्या है? डॉक्टर भिखारी में कोई फर्क नहीं है। रियलिटी ये है, जंगल में जाके देखो रियलिटी, तुरंत उसको जंगल में लेके जाओ, काजीरंगा नेशनल पार्क लेके जाओ उसको दिमाग में अपने, आपको समझ में आ जाएगा फेक क्या है, रियल क्या है। अब उसके बेस पर डिसीजन लो। ये होता है डिसीजन मेकिंग, ये होता है मजा जिंदगी को जीने का। अब तुम रियलिटी में, अब तुम्हारा प्लेनेट चेंज हो चुका है, अब तुम दूसरे ग्रह पे हो, तुम्हारा स्थान अलग है, स्पेस अलग है, तुम्हारा मेंटल स्पेस जो है वो कहीं और ही हो गया है। लोग मरने दो लोगों को। अब तुमको आ रहा है, अब सारे डिसीजन रियलिटी के बेस पे हैं। रियलिटी को देखना आ गया, चश्मा मिल गया है, रियलिटी को देखने का चश्मा मिल चुका है तुमको, खड़ैक। अब आओ, अब कुछ परेशानी नहीं करेगा तुम्हें। कुछ बनो कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं बनो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो फलाना राहुल कुछ नहीं किया, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारा बेटा तो नाकारा निकल गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा बेटा तो बहुत सौभाग्यशाली निकल गया, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हारे ऊपर ये जिम्मेदारियां हैं, ये तुम्हें पूरी करनी है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पूरी करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, नहीं करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जंगल में लेके जाओ, जंगल में देखो क्या है उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वैल्यू। कभी जंगल हो के आओ, वहां पे खड़े हो, बैठो, देखो तुम्हारी औकात क्या है, देखो तुम्हारा डॉक्टर कहां चला जाता है, फलाना मिस्टर ये, फलाना डॉक्टर ये, फलाना ये बहुत बड़ा पद है, फलाना ये प्रेसिडेंट, फलाना ये विधायक, फलाना ये प्राइम मिनिस्टर। क्या वैल्यू है आपकी? वो देखो जेफ बेजोस आ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता जंगल को, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये रियलिटी है। ऐसे जियो, रियल को समझ के जियो, फेक को हटाओ, आइडेंटिफाई करना सीखो, फेक को ऑब्जर्व करना सीखो। जैसे फेक को आइडेंटिफाई करोगे ऑटोमेटिकली रियल में आ जाओगे। ये जो डायलॉग्स आते रहते हैं तुम्हारे पास, दिन ब दिन इंस्टाग्राम पे लोग चमक रहे हैं, अरे भाई साहब शाहरुख खान, ये सब तुमको बेकार लगने लगेगा, सब बेकार है। असली क्या है? असली वो व्यक्ति है, वो तुमको वैल्यूएबल लगेगा जो व्यक्ति, दिस इज रियल विजडम, जो व्यक्ति खुद को समझ चुका हो, जो व्यक्ति फेक यूनिवर्स से रियल यूनिवर्स में आए, वो तुम्हें वैल्यूएबल लगना चालू होना चाहिए। जिस दिन ये लगने लग जाएगा, बाकी सब बेकार लगने लग जाएंगे, उस दिन समझ जाओगे तुम्हारा चालू हो चुका काम, राइट। सो अब इसका मतलब ये नहीं कि काम नहीं करना है, काम करो, पैसा कमाओ, उसके लिए अटेंशन को अब्यूज मत करो, डिस्ट्रैक्शन को बहुत बड़ा एनिमी समझो,
जितना ज़्यादा अटेंशन तुम्हारे हाथ में रहेगी उतना ज़्यादा पैसा आएगा तुम्हारे हाथ में, उतना ही ज़्यादा तुम फेक यूनिवर्स से बाहर निकल पाओगे, रिलेशनशिप अच्छी होगी। अटेंशन हाथ में रखो, अटेंशन स्पैन बढ़ाओ। 3, 4, 5 मिनट का अटेंशन स्पैन होना चाहिए तुम्हारा, 10 मिनट का होना चाहिए, 1 घंटे का होना चाहिए। ये क्या 9 सेकंड का अटेंशन स्पैन लेके बैठे हो? अरे क्या होता है, कोई अरे तो मरो फिर, क्या होता है, कुछ नहीं होता। अभी देखो क्या हालत होती है, सब 30s में पहुंच गए, 90s वाले देख लो क्या हालत हो रही है। जॉब करना पड़ रहा है, लेबर करना देना पड़ेगा, और लेबर अभी ऑटोमेट होने वाला है। जो रूटीन टास्क होते हैं ना, लूप वाले रिपीटेटिव टास्क, नमस्कार मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूं, ये सब खत्म होने वाला है अभी 4-5 साल में। क्रिएटिविटी जिसकी अच्छी होगी वही आदमी आगे चलेगा, तामसिक आदमी आगे नहीं बढ़ पाएगा। पहले था कि चलो तामसिक 5 बजे आ गए, अपना तमस, पहले भी तमस थे, जॉब में भी तमस है, 5 बजे आ गए तमस, तामसिक आदमी नहीं चल पाएगा, अब क्रिएटिव आदमी ही चलेगा, क्योंकि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट काम करता है यहाँ पे। अब एआई आ गया है, वो आपको चैलेंज करेगा, पहले नहीं था एआई। तो आप आराम से जॉब से आते थे, फिर तमस पे लग जाते थे। तमस क्या, दारू मदिरा अय्याशियाँ रंडीबाजी ये सब करते थे। अब करो तुम, पैसा ही नहीं आएगा, पैसा ही नहीं आएगा। क्यों भाई? एआई चैलेंज कर रहा ना आपको। ऐसे जंगल में क्या होता है, एक शेर के पास चैलेंज होता है, इतने सारे डियर होते हैं, वो चैलेंज करते हैं उसको, फिर 30-40 अटेम्प्ट्स में एक अटेम्प्ट उसका अच्छा जाता है। वैसे ही यहाँ पे एआई आ गया है अब, तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यहाँ पे काम करेगा। यानी कौन? जिसकी क्रिएटिविटी अच्छी है। क्रिएटिविटी जिसकी अच्छी है, जिसके हाथ में अटेंशन है। पहले तो अटेंशन हाथ में आए, ऑब्जर्वेशन अच्छी हो, बुक्स पढ़े, समझे। अभी जॉब करने से कुछ नहीं होने वाला, सब ऑटोमेट हो जाएगा। या तो एआई को, जो भी एआई को सीख रहा है वो भी अच्छा आदमी है, उसका अटेंशन हाथ में है। भाई तुम एआई को सीख रहे हो, अगला जो आने वाला है टाइम, वो एआई एजेंट्स और एआई असिस्टेंट का आने वाला है, 4-5 साल एटलीस्ट मिनिमम। तो इसमें क्या होने वाला है? कुछ नहीं, एआई को आना चाहिए आपको यूज़ करना, तो आप आगे बढ़ोगे। और उसके बाद क्या होने वाला? उसके बाद प्योर क्रिएटिविटी आने वाली है, प्योर क्रिएटिविटी। अभी असिस्टेंट होगा, फिर असिस्टेंट हट जाएगा 10 साल बाद, फिर वहाँ पे वही आदमी रहेगा जो आदमी प्योर। उसके बाद क्या होगा? आने वाले 50 साल में क्या होने वाला है, 30 साल में क्या होने वाला है? प्योर क्रिएटिविटी भी कोई यूज़ नहीं होगा, एआई खुद ही सब कर लेगा। तो क्या होगा? आदमी फ्री हो जाएगा। तो क्या होगा? पैसा आता रहेगा, खाना पीना आता रहेगा। बेसिक जो खाना पीना है वो अभी इसलिए नहीं आ पा रहा है क्योंकि फार्मर काम करता है, समझना। आने वाले टाइम में आपके पास खाना आता रहेगा मिनिमम, भले ही आपके घर के लगे पड़े हो। क्यों? क्योंकि आने वाले टाइम में रोबोटिक्स बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है, तो वो ही फार्मिंग करेगा। रोबोट्स, जो इलॉन मस्क के रोबोट्स हैं, आपने देखा होगा ना, एक रोबोट वो 18 लाख 25 लाख से चालू होने वाले हैं, लेकिन आने वाले कुछ 10, 20, 30 साल में 5-10 लाख रुपए में वो 2-3, 4-5 लाख में आप ले सकते हो। तो आपने उस घर में बुला लिया। अब आपकी दादी है, मान लो वो लकवा मार गया है, उनकी सूसू पॉटी सही करनी है, उनको टॉयलेट पे लेके जाना है, और उनको, तो वो सब रोबोट उठाएगा, टॉयलेट पे बैठाएगा, पॉटी करवाएगा, साफ़ करेगा। वही रोबोट खाना भी बनाएगा, वही रोबोट आपके इस्त्री भी कर देगा, वही रोबोट सारी चीज़ें कर देगा। ऑल्दो ये रोबोट तब आपको अवेलेबल होगा जब आपके थोड़े पास पैसा हो। लेकिन मैं इस रोबोट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ रोबोट जो फार्मिंग करेगा, एग्रीकल्चर रोबोट्स। एग्रीकल्चर रोबोट्स में क्या है कि फार्मर बैठ जाएगा, रोबोट अपना दाना डालेगा, सिंचाई करेगा, खेती बाड़ी करेगा, फसलें उगाएगा, उससे फसलें निचोड़ेगा, चावल इकट्ठा करेगा, गेहूं इकट्ठा करेगा, उसको ग्राइंड करेगा, उसको लोगों को पहुंचाया जाएगा। राइट। हो सकता है कि फ्री ना हो, लेकिन बहुत बेसिक हो जाए खाना पीना। राइट। क्यों? क्योंकि अभी फार्मर बीच में है, तो फार्मर को कमाई करनी है, फार्मर की कमाई है, फार्मर का भी अपना बहुत सारा, वो सारा शायद मेरे हिसाब से मतलब जितना मैं प्रेडिक्ट कर पा रहा हूँ, कि मैं ये नहीं कहता हूँ कि फ्री हो जाएगा या अनफ्री होगा, मुझे ये भी, इसका भी थोड़ा भी क्लैरिटी नहीं है, पर मुझे लगता है कि फ्री होना चाहिए, बेसिक्स ऑफ जो नीड है। क्योंकि जब सब कुछ एआई ऑटोमेट कर देगा तो खाना तो एटलीस्ट फ्री हो जाना चाहिए सबके लिए, एटलीस्ट
पर लेकिन ये इस चीज़ का श्योरिटी मैं दे रहा हूँ आपको कि नेक्स्ट 10 से 15 साल में एग्रीकल्चर में जो रोबोट्स हैं वो आ जाएंगे। और चालू ये अमेरिका से होगा, इंडिया में आते आते 10-15 साल अभी लग जाएंगे, राइट। तो एक बार ये हुआ तो रोबोट्स ही फार्मिंग कर रहे हैं, रोबोट्स ही सारा सप्लाई कर रहे हैं, रोबोट्स ही मान लीजिए वो चला रहे हैं ट्रैक्टर, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब ऑब्वियसली ट्रक तो रोबोट नहीं चलाएगा, ट्रक तो ऑटोमेट हो जाएगा, ईवी आ गया है तो उसमें डाल दिया अपना, वो ट्रक ले गया अपना उठा के और सबको सप्लाई कर दिया। तो इसमें कॉस्ट मुझे लगता है बहुत कट हो जाएगी, तभी तो एआई आएगा। आप समझो ना कि भाई एआई को आदमी तभी तो यूज़ करेगा, मतलब रोबोट्स को, जब कॉस्ट कटेगी तभी तो आदमी रोक करेगा। तो इसका मतलब कॉस्ट कटेगी तो हमारी भी कॉस्ट कटनी चाहिए खाने पीने की। तो हो सकता है कि ये पूरा का पूरा प्लान है जो कि आगे चल के होने वाला है। तो डेफिनेटली चैलेंजेस तो अभी फ़िलहाल के लिए जो अपकमिंग चैलेंज है वो है कि रेपिटेटिव टास्क पे आपका चैलेंज आएगा ही आएगा। जो रेपिटेटिव टास्क है, कस्टमर केयर सर्विसेज, अभी रिसेंटली मैंने देखा 600 एम्प्लॉयज़ निकाल दिए गए जोमेटो में। तो बहुत बेसिक जो चाहिए थे वो निकाले उन्होंने। अब जैसे जैसे एआई स्मार्ट होगा तो ऊपर की जो लेवल्स होंगे, जोन्स होंगे, उनको भी निकाला जाएगा। आखिरी में जो बचेगा वो क्रिएटिव आदमी बचेगा। तो क्रिएटिविटी सही करना ज़रूरी है। बट एनीवे, थैंक यू सो मच, टेक केयर।